बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पावर मिल का दूसरा ट्यूटोरियल है। इसके अंदर हम ये जो फॉलोइंग जो हमारी चीज़ें हैं इनको हम सीखेंगे। सबसे पहला है जी इंपोर्टिंग मॉडल। तो सबसे पहले मैं मॉडल को इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट मॉडल, और यहाँ से मैं एग्जांपल्स में से 3D पॉकेट्स ये मॉडल जो है इसको मैं ओपन करूँगा। तो इस तरह इजीली आप पावर मिल में कोई भी मॉडल जो है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में हम इसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये वर्क प्लेन है ये इस वर्क पीस के सेंटर में आए। तो इसके लिए मुझे या तो वर्क प्लेन को रोटेट करना पड़ेगा या फिर वर्क पीस को मूव या रोटेट करना पड़ेगा। तो मैं वर्क प्लेन को तो रोटेट या मूव नहीं करता, वर्क पीस को मैं मूव करता हूँ ताकि हमारा जो पीस है ये वर्क प्लेन के सेंटर में आ सके। मैं मॉडल में जाऊँगा, यहाँ पे इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ को ओपन करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y जो मिनिमम है वो 0 है और मैक्सिमम 130 है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हो जाएं ताकि ये y सेंटर में आ जाए हमारे वर्क पीस के, या हमारा वर्क पीस सेंटर में आ जाए y के लिहाज से। इसके लिए मैं मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं एडिट के अंदर जाऊँगा और यहाँ से ये ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है 130। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके 2 पे तकसीम कर देता हूँ। तो ये मेरे पास 65 आ जाएगा। और मैं जाना चाहता हूँ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव लिख दूँगा। नेगेटिव लिखने के बाद मैं वाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो वर्क पीस है वो वाई के लिहाज से बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। इसी तरह हम एक्स के साथ करेंगे। हम एक्स की वैल्यू को कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसको 2 पे तकसीम कर देंगे तो ये 95 आई। अब इसको भी हम नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं तो इसके साथ भी नेगेटिव लिख देंगे और एक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा जो वर्क पीस है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए अब फिर मॉडल में जाएं और वहाँ से प्रॉपर्टीज़ खोलें तो आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव में भी 95 है और पॉजिटिव में भी 95 है। इसी तरह ये वाई में भी 65, नेगेटिव में भी उतना और पॉजिटिव में भी उतना। और ये हमारा -30 नेगेटिव में है और पॉजिटिव में ये 0 है और हमें ऐसा ही चाहिए। अगर हम z को भी ऊपर नीचे मूव करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी तरीक़ेकार यही है जो हमने x और y के साथ किया। अच्छा, जब मशीनिंग में हम काम करते हैं तो उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि जो वर्क पीस की लंबाई वाली साइड है, लॉन्ग जो साइड है उसको हम x में रखें और जो मिनिमम जो चौड़ाई है उसको हम y के अंदर रखें। तो इसके अंदर ऑलरेडी ऐसा ही है। तो अगर ऐसा ना हो तो फिर हम क्या करें? मैं इसके लिए आपको एक इसके अंदर इसको पहले मैं रोटेट करवाऊँगा y में, फिर दोबारा मैं इसको इसकी असली पोजीशन जो अभी मौजूद है उसके अंदर लेकर आऊँगा। एडिट के अंदर जाएंगे आप, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर, और यहाँ पे आपको रोटेट नज़र आ रहा है तो मैं इसको 90 करके z के अलोंग, चूँकि मैंने इसको रोटेट करवाना है तो मैं z के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखें इसकी जो लॉन्ग साइड है वो y के अलोंग है और जो इसकी शॉर्ट लेंथ है, चौड़ाई है जो इसकी, वो x के अलोंग आ गई। और ये चूँकि मशीनिंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ है तो अब फिर से दोबारा मैं इसकी ओरिएंटेशन सही करना चाहता हूँ तो मैं फिर एडिट के अंदर जाऊँगा, ट्रांसफॉर्म के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे मैं नेगेटिव 90 लिख दूँगा और z के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये अपनी असल हालत में फिर से वापस आ गई। तो ये तो थी ओरिएंटेशन जिसमें हम अपने वर्क पीस को सेंटर में लेके आ सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं किसी भी एक्सिस के अलोंग, z के अलोंग, y के अलोंग या x के अलोंग। आगे जो हमारा है वो है मिनिमम रेडियस चेकिंग। तो मिनिमम रेडियस चेकिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है? वो इसलिए पेश आती है ताकि हम इसके अंदर हमें पता लग सके कि हम मिनिमम कितना कटर चलाएंगे तो हमें ये
रेडियस जो है यहाँ पे ये देखें, ये रेडियस हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर आएंगे, प्लेन शेड की बजाय आप मिनिमम रेडियस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये इसने ऑटोमेटिकली वो हिस्से जहाँ पे मिनिमम रेडियस है उसने हाईलाइट कर दिया रेड कलर में, बाकी ग्रीन एरिया है। तो ये रेड कलर के अंदर उसने हमें बता दिया कि यहाँ पे रेडियस मिनिमम है, तो इसके लिहाज से आप कटर सेलेक्ट करें फिनिशिंग के अंदर। तो मैं अब इसको चेक कैसे करूँगा कि ये रेडियस है कितना। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखें, मैयर के अंदर आएँ। मैयर के अंदर आने के बाद आप देखें यहाँ पे सर्कल के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप देखें ये आपको टेढ़ी मेढ़ी सी नज़र आ रही है शक्ल। तो इसको आप बिल्कुल सिमेट्रिकल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे रिफ़्रेश का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें आप, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गया। अब आपने रेडियस चेक करना है तो उसके लिए आपको 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। इनमें से नंबर 1 पॉइंट मैंने यहाँ से लिया, 2 पॉइंट मैंने यहाँ से लिया और 3 पॉइंट मैंने यहाँ से लिया। तो इसने उसके लॉन्ग एक सर्कल बना दिया ऐसे। तो यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पे रेडियस 5 है और डायामीटर इसका 10 है। तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे कम से कम 10 मिलीमीटर का कटर चलाएंगे बाल नोज या एंड मिल, तो हमें फिर ये रेडियस मिलेगा। तो इस तरह हम मिनिमम रेडियस चेक कर सकते हैं वर्क पीस के किसी भी हिस्से में। इसी तरह हम मिनिमम डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं लाइन। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि इस पॉकेट का इस पॉकेट के साथ डिस्टेंस कितना है, तो मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एक सेलेक्ट करूँगा, तो वो बता देगा कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी 10 मिलीमीटर का है। तो इस तरह आप मिनिमम डिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं और रेडियस भी चेक कर सकते हैं, तो जो कि कटर सिलेक्शन में हमारी मदद करता है। ये मैंने इसको फिर से प्लेन शेड में कर दिया। तो ये मिनिमम रेडियस चेकिंग है। अगला जो हमारा है वो ब्लॉक क्रिएशन है। ब्लॉक क्रिएशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप मशीनिंग करवाते हैं तो मशीनिंग में सबसे पहले वो आपको ब्लॉक रिक्वायर होता है कि आप किस ब्लॉक के ऊपर मशीनिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा कटर है वो ब्लॉक को फॉलो करता है कि उसके लिहाज से वो मशीनिंग करता है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ब्लॉक, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास डिफाइंड बाय बॉक्स है, पिक्चर है, ट्रायंगल है, बाउंड्री है, सिलेंडर है। सबसे पहले मैं बॉक्स को डिस्टेंस जो है डिस्कस करता हूँ। आप ब्लॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो वर्क पीस है उसके लिहाज से इसके ऊपर एक ब्लॉक लग गया। तो ये एक आसान सा तरीका है ब्लॉक को इंसर्ट करने का। आप यहाँ पे बॉक्स को सिलेक्ट करें, कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आसानी से यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आगे यहाँ पे आपको ये ओपेसिटी नज़र आ रही है। आप ओपेसिटी को ज़्यादा करके अपने ब्लॉक का जो शेड है उसको ज़्यादा कर सकते हैं और इसको यहाँ से आप कम कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर वो ड्रा का है, इस पे आप इसको ड्रा और अनड्रा कर सकते हैं ब्लॉक जो आपने क्रिएट किया है। इसमें देखें आपको यहाँ पे कुछ लॉक नज़र आ रहे हैं, इनका इस्तेमाल क्या है वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि एक्स और वाई के अंदर ब्लॉक को मैं एक्सपेंड करूँ, बढ़ाऊँ, लेकिन z जो है वो एक्सपेंड ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, z को मैं लॉक कर दूँगा, इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ और नीचे आपको एक्सपेंशन नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर 10 मिलीमीटर की एक्सपेंशन देना चाहता हूँ, तो मैं 10 मिलीमीटर एक्सपेंशन दूँगा। देने के बाद मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे उसने जो z है उसको उसने लॉक कर दिया, वो नहीं बढ़ा, लेकिन जो हमारे पास x और y है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गया, एक्सपेंड हो गया 5 मिलीमीटर जो है 5 मिलीमीटर इधर से और 5 मिलीमीटर इधर से। इसी तरह जो हमारा x है वो भी 5 मिलीमीटर इधर से और 5 मिलीमीटर इधर से, टोटल 10 एक्सपेंड हो गया। तो इसमें लॉक का मकसद सिर्फ इतना है कि आप किसी भी एक्सिस को लॉक करने के बाद एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंशन आप बना सकते हैं। तो ये मकसद है एक्सपेंशन का। इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो ये फिर अपनी वापस ओरिजिन पोजीशन में आ जाएगा। तो ये एक्सपेंशन का है पर्पस कि आप अपने ब्लॉक को एक्सपेंड कर सकते हैं। लॉक का भी आपको पता लग गया।
इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन है पिक्चर ट्रायंगल। ट्रायंगल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक ऑप्शन है। इसके ऊपर एक अलहदा से ट्यूटोरियल बनाया जा सकता है, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसको डिस्कस करने और इसको समझाने में लगेगा। अगली जो ऑप्शन है वो बाउंड्री की है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि बाउंड्री जो है वो मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतने हिस्से में मशीनिंग करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, बाउंड्री के बारे में एक अलहदा से मैं एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊँगा। अभी तो जितना ब्लॉक को समझाने के लिए ज़रूरी है वो मैं सिर्फ उतना ही बताऊँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस कैविटी के लॉन्ग जो है वो ब्लॉक क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं इस सरफेस के ऊपर क्लिक करूँगा, प्लेन शेड, ये जो वायर फ्रेम बंद करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करने के बाद बाउंड्रीज़ के अंदर जाऊँगा, क्रिएट बाउंड्री यूज़र डिफाइंड। यहाँ पे मैं मॉडल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो मॉडल के ऊपर जितनी भी पॉसिबल बाउंड्रीज़ बन सकती थी उसने पावर मिले ऑटोमेटिकली बना दी। मैं सारी की सारी बाउंड्रीज़ को डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ एक बाउंड्री मैंने रहने दी जो कि यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ब्लॉक है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बाउंड्री के लिहाज से बने। तो उसके लिए मैं ब्लॉक के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं बाउंड्री सेलेक्ट करूँगा और कैलकुलेट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि उसने बाउंड्री के लिहाज से हमारा जो ब्लॉक है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। तो इस तरह आप बाउंड्री के लिहाज से भी जो है ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आगे सिलेंड्रिकल है। मिसाल के तौर पर ये तो हमारा एक रेक्टेंगुलर वर्क पीस था, तो उसमें हम बॉक्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल जॉब आ जाए तो हम उसमें ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए सिलेंड्रिकल ब्लॉक ही इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए मैंने अलहदा से एक फ़ाइल बनाई है। ये आप देखिए, इसमें एक सिलेंड्रिकल जॉब है। अब इसमें मैं ब्लॉक को क्रिएट करता हूँ तो ये एक बॉक्स की शक्ल का बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह का हमारा वर्क पीस है वैसे ही इसका ब्लॉक बने। तो मैं यहाँ से सिलेंड्रिकल बाउंड्री जो ब्लॉक है वो डिफ़ाइन करूँगा और इसको कैलकुलेट करूँगा। तो अब देख सकते हैं कि ये हमारा जो ब्लॉक है वो भी सिलेंड्रिकल ही बन चुका है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो मैक्सिमम टाइम जो है वो सेव हो सके। चूँकि बॉक्स के अंदर ये होगा कि ये वाला एरिया जो है यहाँ पे मटेरियल भी नहीं है और कटर भी इस जगह पर जाएगा, तो इससे टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सिलेंड्रिकल ब्लॉक ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके और कटर की ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। तो ये हमने डिस्कस किया बॉक्स, बाउंड्री और सिलेंड्रिकल। तो ब्लॉक के लिए सिर्फ इतना ही। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है वो हमारा है टूल क्रिएशन। टूल क्रिएशन के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पे हमारा जो है वो कटर, क्रिएट एन एंड मिल टूल, क्रिएट ए बाल नोज, क्रिएट ए टिप रेडियस, ये डिफरेंट टूल हैं यहाँ हमारे पास। तो मैं यहाँ पे एंड मिल कटर जो है वो चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे वो पूछता है जी कटर का डायामीटर कितना है। मैं कहता हूँ जी कटर का डायामीटर 12 मिलीमीटर है। यहाँ पे उसकी वो लेंथ पूछता है, ये लेंथ कितनी है इसकी, 60 मिलीमीटर। और यहाँ पे कटर का नाम मैं एंड मिल 12 रख देता हूँ। और यहाँ पे वो टूल नंबर पूछता है जो कि एक है। नंबर ऑफ़ फ्लूट्स जो इसके कटिंग एजेस हैं वो पूछता है, वो नॉर्मली 4 तक इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे शैंक है। शैंक ये हमारे पास जो कटर है ये फ्लूट्स हैं कटर के जितने, वो ऑलमोस्ट तकरीबन 25 मिलीमीटर तक होते हैं। उसके पीछे शैंक होता है। मैं यहाँ पे शैंक को क्रिएट करता हूँ जो कि जितना हमारा कटर होता है उसके डायमीटर के मुताबिक ही होता है। तो उसकी लेंथ मैं यहाँ पे 50 रख देता हूँ। 50 शैंक की लेंथ है। इसके बाद होल्डर है, यानी कि जिसके अंदर हम वर्क पीस को क्लैंप करते हैं। उसका डायमीटर ऑलमोस्ट 50 मिलीमीटर होता है। तो इस तरह आप कटर को क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से शेडेड कर देता हूँ। तो ये आप एक सिंपली एक कटर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आपने होल्डर भी बना दिया और इसका शैंक भी बना दिया। और ये हमारे पास जो फ्लूट्स होते हैं आगे ये वो हैं।
तो इस तरह से आप कटर को क्रिएट कर सकते हैं ईज़िली। इसके बाद हमारा है स्पीड एंड फीड। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको फीड्स एंड स्पीड नज़र आएगा, जिसमें हम यहाँ पे टाइप रफिंग भी कर सकते हैं और फिनिशिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड जो जिस स्पीड के साथ हमारा स्पिंडल जो है वो घूमता है, रोटेट करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये वो स्पीड है। इसके बाद कटिंग फीड रेट है, जिस स्पीड के साथ हमारा बेड मूव करता है मशीन का, एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग हमारा बेड जो मूव करता है उसको कटिंग फीड रेट कहा जाता है। इसके बाद प्लंजिंग फीड है। प्लंजिंग फीड वो फीड रेट है जिस स्पीड के साथ हमारा जो कटर है वो मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करता है, धंसता है, उसको कहते हैं प्लंजिंग फीड। इसके बाद स्कीम फीड रेट है। स्कीम फीड रेट ऐसी फीड रेट होती है जिसमें हमारा जो टूल है वो वर्कपीस के ऊपर कटिंग नहीं कर रहा होता, एक जगह से दूसरी जगह कटिंग करने के लिए जाता है, हवा के अंदर मूव करता है, उसको कहते हैं स्कीम फीड रेट या रैपिड मूव भी कहा जाता है। तो ये ऑलमोस्ट ज़्यादा ही रखी जाती है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सके। इसको आप एक्सेप्ट कर दें। जो आगे हमारी है वो है जी रैपिड मूव हाइट। तो रैपिड मूव हाइट यहाँ पे मैं देखें, यहाँ पे अगर आप इसको रीसेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे स्टार्ट जी अगर ज़ीरो कर देता हूँ, जो कि ज़ीरो नहीं करना चाहिए, ऑलमोस्ट 2, स्टार्ट जी सेफ जी 50। तो इस तरह आप इसको करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये हम इसकी जो टूल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और सेफ जी 2 मिलीमीटर ऊपर आके वो अपनी कटिंग का जो प्लंजिंग है वो वहाँ से स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से आप रैपिड मूव हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे है सेव प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट को सेव करेंगे यहाँ से सेव प्रोजेक्ट, और डेस्कटॉप पे ऊपर फ़िलहाल मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कोई भी नाम दे दें उसको और सेव कर लें। इस तरह आप प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आज के ट्यूटोरियल में आपको बतानी थी। आगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको जो है रफ़िंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रफ़िंग किस तरह करवाई जाती है वर्क पीस की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।